नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आज हम परिचर्चा करने वाले गौतम बुद्ध नगर से कुमुद श्रीवास्तव जी के साथ। कुमुद श्रीवास्तव जी जो गौतम बुद्ध नगर की हैं, वो महिला मोर्चा की हैं, महामंत्री हैं। मैं उनका कुमुद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अभी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ जो है डॉक्टर निधि श्रीवास्तव जी भी हैं, जो कि हमारी गौतम बुद्ध नगर की ब्यूरो चीफ है। निधि मैम नमस्कार आवाज। जी। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम जी जी। कुमुद जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप अपना सामाजिक जीवन का परिचय विस्तार में बताइए। वर्तमान में किसी पेशे से भी जुड़ी है तो भी हमारे दर्शकों को बताइए। अभिषेक जी, मैं आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को बताना चाहूंगी कि मैंने लगभग 40 वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षण कार्य किया है। जी 2.5 साल पहले मैं पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट से रिटायर हुई हूँ। जी देश विदेश में सेवा करने के बाद मेरी आखिरी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा में रही और यहीं पर मैं रिटायर हो गई हूँ, जहाँ पर मैंने अपने आप को जीवन के अंतिम वर्षों में सेटल करना ठीक समझा। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि मैं अपना बचा खुचा समय, जीवन का समय और शक्ति दोनों पॉजिटिव काम में, सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहती हूँ। और मुझे लगा कि इस समय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो राजनीतिक कार्य हो रहे हैं, उसमें अगर मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो वही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जी मैं राष्ट्रीय रुद्र नारी सेवा संस्थान की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और मैं कायस्थ महासभा की में जिला गौतम बुद्ध नगर की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भी हूँ। जी हमारे साथ इसी बीच जो है यूपी हेड हमारे संजय कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 मैम, आपके जनपद में स्थानीय समस्या सड़क, बिजली, सफाई, प्रदूषण, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहूंगी कि वैसे तो बुद्ध नगर की सड़कें देश की बाकी जगहों से बहुत अच्छी हैं और ये वेल प्लान्ड सिटी है, जिसके कारण ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन या इन चीजों की भी प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं कुछ इंटीरियर्स में गई हूँ, गांव वगैरह में। जैसे हैबतपुर गांव में मुझे सड़कों का हाल खराब मिला, या कि ये कहिए कि ऐसी जगह है जहां पर सड़क है ही नहीं। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां जहां सड़कें ठीक नहीं है इंटीरियर में, गांव में, उन जगहों पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि कोई भी शहर, कोई भी देश, कोई भी इलाका डेवलप होने का, विकसित होने के लिए जरूरी है कि उसके हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, विकास हो। बिल्कुल सर, शिक्षा एक बहुत बड़ी मुद्दा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी मैम? आवाज नहीं आ रही है मैम, मैं कह रहा हूँ सर्व शिक्षा आपकी, एक आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 मैम, आवाज आ रही है आपको? आई कांट हेलो हियर। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। निधि मैम, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। हाँ आ रही, मुझे नहीं आ रही। आवाज आ रही है मैम? आप
ऑडियो नहीं आ रहा है। संजय जी मेरी आवाज ऑडियो क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। म्यूट तो नहीं कर दिया है ना गलती से? मैम आप एक बार बाहर जाके फिर से ज्वाइन कर सकती हैं। I can't hear. तो कुमुद जी से आवाज नहीं आ पा रही है मेरी, पर मेरी आवाज और Okay. जगह तक जा रही है। जैसा संजय जी मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है आपको? हाँ, बहुत क्लियर है। जी संजय जी क्या कहना चाहेंगे आप नोएडा की, ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के सड़क की समस्याओं, बिजली की समस्या और प्रदूषण के बारे में? किसी भी जनपद की सड़क की, बिजली की जो समस्याएं हैं, अगर नागरिकों को वहाँ पे दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं तो उन्हें आज के विभिन्न समाचार चैनलों, प्रेस विज्ञप्तियों और शासन और प्रशासन से मिलकर के, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर के अपनी बात को रखा कहा जा सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई भी समस्या जनहित की है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और जनता समाधान दिवस भी मनाया जाता है। जनता समाधान दिवस में भी जनता अपनी समस्याओं को लेकर के जा सकती है। और अब तो इतनी अच्छा व्यवस्था इस समय हो गया है कि प्रत्येक बुधवार को, हमारे यहाँ गोरखपुर जनपद से मैं रहने वाला हूँ, और प्रत्येक बुधवार को पुलिस अधिकारी आपके द्वार नामक इतनी अच्छी योजना चल रही है कि लोग अपनी समस्याओं को संबंधित अधिकारी के ऊपर के स्तर के अधिकारी से भी अपनी बात कर सकते हैं। जन समस्याओं के लिए समस्या समाधान दिवस भी मनाया जाता है। समस्या समाधान दिवस में अपनी बातों को कह सकते हैं। अब इस समय क्या कुमुद जी लाइव आ गए हैं? क्या आवाज आ रही है? ठीक है, आप अपने जो है म्यूट हो गए हैं, आपसे आपको पहले म्यूट का कोई बटन दबा बात दीजिए नहीं। ताकि अब मैम आपकी तरफ से म्यूट है। हाँ ठीक है, अब आवाज आई? हाँ जी मैम। हाँ, सर्व शिक्षा मैम, एक सर्व शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? सर्व शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रजातंत्र के विकास के लिए सर्व शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है जी। क्योंकि शिक्षित जनता ही सही बातें समझ के सही निर्णय ले सकती है, चाहे वो राजनीतिक निर्णय हो चाहे सामाजिक निर्णय हो। और इस दिशा में प्रयास तो लगातार चल ही रहे हैं। सरकारी योजनाओं के साथ साथ हमारी बहुत सी एनजीओज भी काम कर रही हैं। अब तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा रोल हो गया है। ग्रेटर नोएडा में तो बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस है। इस मामले में ये जिला जो है ये अपने आप में काफी विकसित कहा जाएगा। यहाँ पर 5 नॉलेज पार्क्स हैं और इतने स्कूल्स और कॉलेजेस हैं कि यहाँ पर शिक्षा की संस्थानों की कमी तो नहीं है। अब जरूरत है कि लोग भी जागरूक हों या कि शिक्षा के प्रति जिन तबकों में अभी भी थोड़ी सी वैचारिक कमी है, उन्हें लगता है कि पढ़ने से क्या होगा और बच्चा अगर कमाएगा, ये उनकी गरीबी और अशिक्षा का ही कारण होता है। तो जिसके लिए समाज को भी और प्रशासन को भी मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो सर्व शिक्षा अभियान तो सबसे बड़ा अभियान है और प्रजातंत्र में इससे ऊपर तो कोई अभियान हो नहीं सकता। मेरी समझ से शिक्षा के ही माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान निकलता है। निधि जी आप एक सवाल जी 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 संजय जी बताइए। अभी अभी कुमुद जी ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान में बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं। बिल्कुल। इन बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में बहुत सारे निजी स्कूल और कॉलेज भी होते हैं और ऐसा जनसाधारण के मुखार बिंदु से ये सुनने में आता है कि प्राइवेट यानी निजी स्कूलों में
शिक्षा के समय माता पिता के आर्थिक स्थिति का दोहन भी किया जाता है। तो क्या जो बहुत सारे स्कूल गौतम बुद्ध नगर में खुले हुए हैं, उसमें सरकारी स्कूलों की संख्या या अनुपात अगर बताएंगी तो दर्शकों को अच्छा रहेगा। जी मैम। एक अनुमानित आंकड़े। अनुमानित आंकड़ा ये है कि यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा। और दोहन की बात जो आप कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल सर्व साधारण को सबको सत्य पता ही है कि एजुकेशन अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है। सरकारी शिक्षण संस्थानों में तो 25% बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों के लिए लेना जरूरी हो गया है, वो तो नियमों के तहत चलते हैं। हालांकि ये नियम प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है, लेकिन उनमें कितना लागू हो पाता है, नहीं हो पाता है, इस पर शायद सरकार का, प्रशासन का उतना कंट्रोल है नहीं। तो सरकारी स्कूलों की तो आवश्यकता और होगी। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान के ऊपर कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प करने आती है लेडी, उसके 3 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो बेचारी इस बात से तो परेशान रहती है कि आंटी बहुत बड़ा पैसे का, कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा फीस में चला जाता है। तो आवश्यकता है कि सरकारी स्कूलों की संख्या यहाँ बढ़ाई जाए। जी निधि जी, कुछ सवालात हैं आपके इस मामले में? जी, मेरा प्रश्न ये है, शिक्षा ही नहीं सभी चीजों के मामले में है, शासन की दृष्टि से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कुमुद जी, क्या आप शासन के जो प्रयास हैं हर दृष्टि से, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, क्या उनके जो प्रयास रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि कहीं कुछ सुधार की अभी भी संभावना है? निधि जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम इतना बड़ा देश और इतना बड़ा प्रजातंत्र है कि संतुष्ट होने वाली स्थिति तो अभी नहीं है कहीं पर भी, किसी भी स्थिति में। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है और विकसित होना है, अभी तक हम विकासशील देशों में ही हैं, तो इसका मतलब ये कि अभी हमारे विकास में बहुत गुंजाइश है। और इसके लिए सबका प्रयास, सबका विकास और मतलब सबसे बड़ी बात है कि सबका प्रयास। अभी गुंजाइश है, अभी हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति में गुंजाइश है, अभी हमारे यहाँ हेल्थ सर्विसेज में, स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनमें गुंजाइश है। अब एक तरफ तो हमने बहुत बड़ा आंकड़ा तय कर लिया कि हम 100 करोड़ के पार निकल गए टीका लगाने में, और दूसरी तरफ ये है कि हमारे यहाँ जो बची हुई पॉपुलेशन है वो अभी भी 35 करोड़ से ज्यादा बाकी रह गई है। कितने देशों की टोटल पॉपुलेशन ही 35 करोड़ नहीं होगी, तो हमारे यहाँ भी तो गुंजाइश तो है। अब बूस्टर डोज देने पर जब आएंगे तो बूस्टर डोज के लिए भी लंबी लाइन लगने ही वाली है, तो आवश्यकता तो है। अच्छा, और सामाजिक जागृति, पब्लिक में जो जन जागृति होनी चाहिए नियमों के प्रति, या कि हर चीज प्रशासन की ओर से ही दबाव डाल के करी जाए, वो भी एक बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। तो गुंजाइश तो है प्रशासन की ओर से भी और जनता की ओर से भी। एक चीज और पूछना था मुझे इसी सिलसिले में कि क्या वजह होती है कि कई बार बहुत अच्छे प्रशासन की तरफ से बहुत सारे अच्छी योजनाएं भी आती हैं, अच्छे नियम कानून भी आते हैं, पर जमीनी तौर पे हमको वो उस तरह से रिजल्ट नहीं देते हैं, उस तरह से हमें दिखाई नहीं देते। मेन चीज इम्प्लीमेंटेशन की है, मैं पूछना चाहती क्या वजह होती है, खासतौर पे हमारे जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। एक तो वैसे ही उनके लिए ज्यादा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आता नहीं है, पर जो कानून नियम है जिसको हम अवेल करते हैं वहां भी हम कहीं ना कहीं वंचित ही रह जाते हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या है? आखिर हम मेन स्ट्रीम के लोग हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में होते हुए भी कभी कभी हम अपने आप को किनारे पाते हैं। तो क्या वजह होती है कि ये अच्छे अच्छे जो प्रशासन, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये एक जनरल प्रश्न है कि हम जो ज्यादातर जनसंख्या है वो इस वर्ग में आती है, उसको वो सारी सुविधाएं मतलब पहुंच नहीं पाती है। आखिर क्या वजह होती है, हम उससे वंचित क्यों रह जाते हैं? मैं इसके बारे में 2 बातें कहना जरूर चाहूंगी। पहला कारण तो है कि बहुत सी सरकारी नीतियां आम जनता तक समझ में पहुंचती नहीं है, जागरूकता नहीं है, जिनसे परिचित कराना लोगों को कि क्या क्या उनके लिए अवेलेबल है
और उसके लिए जो बेसिक लेवल के प्रयास हैं, जो कुछ तो उन्हें करना है, चाहे फॉर्म भरने देना है, चाहे किसी अथॉरिटी के पास जाना है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनवाना है, चाहे जनधन खाता खोलना है, ये जो योजनाएं हैं, एक तो इनका ज्ञान अभी भी सबको नहीं है। तो इसमें एक तो प्रशासन की ओर से प्रयास की आवश्यकता है, और क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, हम लोग इस बारे में कुछ तो काम कर रहे हैं अपने लेवल पर कि सबको जागरूक करें। और दूसरी तरफ ये भी है कि जनता की भी जागरूकता की आवश्यकता है कि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक चाहे जितनी अच्छी चीजें हमारे लिए तैयार की गई हों, उनका लाभ हमें मिलेगा नहीं। खाना बन के सामने रखा होगा, तभी खाने के लिए हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, इसी बीच जो है जनता का एक सवाल आया है, बूस्टर डोज से पहले चाइल्ड वैक्सीनेशन की जरूरत है? बूस्टर डोज से पहले चाइल्ड वैक्सीनेशन की, देखिए इंडिया में तो अभी चाइल्ड वैक्सीनेशन शुरू हुआ नहीं है, अभी तो हम यहाँ तक पहुंचे ही नहीं है। और बूस्टर डोज का मतलब ये है कि बीमारी को कंट्रोल करने का एक और स्टेप। तो आवश्यकता तो बच्चों के भी वैक्सीनेशन की है और आवश्यकता बूस्टर डोज की भी है। अब इनमें कौन सी चीज अवेलेबल है, किस चीज क्या चीज अवेलेबल है, किस चीज के लिए हम तैयार है, हमारी वैक्सीन कौन सी तैयार है, बच्चों के लिए पहले हम शुरू हो जा रहे हैं या पहले बूस्टर के लिए, इस पर प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। और शायद हम लोगों को, पब्लिक को भी प्राथमिकता किसमें लगती है मैम सबसे ज्यादा? मुझे तो अब लगता है कि प्राथमिकता बच्चों के वैक्सीनेशन की आनी चाहिए, बच्चों के वैक्सीनेशन अब आनी चाहिए, क्योंकि स्कूल, ये मैं अपने स्तर से ही कह रही हूँ, अपने सामान्य समझ से कह रही हूँ कि 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, स्कूल कॉलेज एक तरह से बंद ही है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अब फिर वही कि हमारा देश इतना बड़ा है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया हैं, उनके पास सब कुछ है, वो कर लेते हैं। लेकिन इतने बड़े देश में भी बहुत से जगहें ऐसी हैं जहां सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, फिर वो बच्चे भी एक्सपोज्ड हैं, वो टीचर्स भी एक्सपोज्ड हैं, अगर स्कूल खुलता है तो और नहीं खुलता है तो आवश्यकता तो अब इस चीज की है। बाकी जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस बात को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि क्या किया जाए। और फिर वही कि एक स्थिति होती आदर्श और दूसरी स्थिति होती कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इस आदर्श और प्रैक्टिकली पॉसिबल के बीच में विशेषज्ञों की राय और उनके विचार ज्यादा मायने रखते हैं कि पहले वो कहाँ से शुरू कर सकते हैं। जी संजय जी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? दोनों डोज पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कुमुद जी, आपसे सवाल है, कमल शक्ति संवाद, इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दीजिए, इसके अंतर्गत क्या किए जाते हैं ये भी बताइए। हाँ, तो कमल शक्ति संवाद ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम या अभियान छेड़ा है कि जितने कार्यक्रम होंगे वो सब कमल को ही सेंटर में रख के उनको केंद्र बनाकर किए जाएंगे। सबको ये बात किसी न किसी तरह पहुंचानी है कि कमल खिलना है, घर घर खिलना है, जगह जगह खिलना है। और इस संवाद, इस कार्यक्रम के तहत जैसे महिलाओं के लिए मेहंदी प्रतियोगिता रख दी, और मेहंदी प्रतियोगिता रखने के समय जरूर हम बात करते हैं कि आपको कमल का ही चयन करना है, और कमल क्यों आना चाहिए जरूर हम ये भी बताते हैं, सरकारी नीतियों के बारे में भी बात करते हैं। स्कूलों में कमल पेंटिंग करा दी तो बच्चों को कमल और कमल के बारे में वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको जागरूक करना है। ऐसे ही चौपालें गांव में की जा रही हैं, तो उसमें संवाद में हम लोगों से सुन भी रहे हैं, उनकी समस्याएं भी और अपनी बात भी बता रहे हैं कि कौन कौन सी नीतियां हैं, लोग उनसे कैसे फायदा उठाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे फिर जनधन योजना हो, चाहे इन सब के लिए उन्हें क्या करना है। और अगर सरकारी नीतियों का लाभ मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है कि फिर वही सरकार आएगी तभी ये पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी, नीतियां कंटिन्यू रहेंगी, वरना ये अधूरा छूट जाएगा।
तो इस तरह के कार्यक्रम कमल शक्ति संवाद में चल रहे हैं। मैम, कोरोना वैश्विक महामारी का नया वेरिएंट आ रहा है, इसके बारे में अभी तक प्रशासन स्तर पर तैयारी अथवा टीकाकरण बारे में आपको कोई जानकारी हो तो दर्शकों को बताएं। इसके बारे में कोई विशेष टीकाकरण के बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है। गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लग गई है, बहुत लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। शादी ब्याह में भी मैक्सिमम नंबर के ऊपर एक टैग लग गया है, तब किससे ऊपर नहीं होना है। स्पेशली इस एरिया में 94% लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं, तो यह एक अच्छी बात है। और बाकी विशेष टीकाकरण इस चीज को लेकर नहीं है, पर जागरूकता की बात है कि जिनका भी टीकाकरण रह गया है वो जल्दी से जल्दी आगे आए और अपने पहली डोज और दूसरी डोज को पूरा करें। ये सुविधाएं यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मुहैया हैं। मैंने खुद अपने दोनों डोज एक प्राइवेट हॉस्पिटल कैलाश हॉस्पिटल में लिया था, दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लिया था। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ डोजेज अवेलेबल हैं। अभी तो यही पता, बाकी ओमिक्रॉन के लिए, नए वेरिएंट के लिए कोई नया टीकाकरण अभियान मेरे ज्ञान में, मेरे संज्ञान में अभी नहीं। इसी बीच एक जनता का सवाल फिर आया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से हमें किस प्रकार की बचाव की आवश्यकता है जो हमें पिछले 2 लहरों में नहीं हो पाए हैं, अपना सके हैं। मैं तो ये समझती हूँ कि काफी 1.5 साल की ट्रेनिंग तो हम लोगों को मिल चुकी है कोरोना काल में। जब से ये 2020 मार्च में शुरू हुआ है, तो अब ये आ गया है 2021 दिसंबर, पौने 2 साल हुए। मास्क लगाना जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, अनावश्यक रूप से पब्लिक प्लेसेस पर ना जाया जाए, सार्वजनिक स्थलों पर अवॉइड किया जाए। और फिर वही कि निजी संसर्ग में आना, हाथ मिलाना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लोग कम से कम भीड़ भाड़ की जगहों पर जाएं ताकि भीड़ ही ना हो। ये कॉमन चीजें अभी भी काम करेंगी। हाथ धोते रहना है, सैनिटाइजर लेते रहना है, और अगर हो सकता है तो स्टीम भी लेते रहें। इस तरह की जो पौने 2 साल में जो ट्रेनिंग हुई है पब्लिक की, उसका लाभ अब मिलना चाहिए। मैम, जनता का सवाल एक और आया है कि चाइल्ड वैक्सीनेशन की डोज रेडी है और चिल्ड्रन पे ट्रायल भी हो चुकी है, पर अभी तक उस पर निर्णय नहीं हो पाई। हाँ, इस बारे में कुछ भी बहुत कह पाने के लिए मैं अपने आप को अभी सूटेबल नहीं समझती, क्योंकि मैं प्रशासन की ओर से कोई वक्तव्य दूं तो कैसे दूं। वैक्सीन भी रेडी है और सहमति भी बनी है, तो हो सकता है कि जल्दी ही इस पर मतलब नियम भी आए और जल्दी ये कार्यक्रम शुरू भी हो जाए। जरूर किसी न किसी स्टेप पर कहीं वैज्ञानिक, कहीं विशेषज्ञ, हो सकता है एक और स्टेप चेक कर रहे हो देने से पहले, कि जल्दबाजी ना हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जब तक इसके बारे में प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कुछ पब्लिक में सार्वजनिक किया ना जाए, तब तक बोलना उचित भी नहीं है। जी, आपके जनपद में मैम जेवर एयरपोर्ट के बारे में आपने हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ये बहुत बड़ा विकास का कार्यक्रम हुआ है। मैं सार्वजनिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर महसूस करती हूँ कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा उपहार है। इस एक प्रोजेक्ट से कितनी समस्याओं का निदान होने वाला है, कितना विकास होने वाला है, लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और ये रोजगार 1-2 दिन का नहीं, ये रोजगार हमेशा के लिए होने वाला है। सबसे पहले तो इस एयरपोर्ट को बनाने में जो होगा, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर इसके संचालन के लिए, इसके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए तो हमेशा ही लोग चाहिए होंगे, तो रोजगार बहुत बड़ी चीज है। इस एरिया में औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, अलीगढ़ हो गया, इन सबको कितना लाभ होने वाला है। किसानों के लिए देखिए तो ताज़ी सब्जियां, फल, मछली, ये सब कितने कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। जो हमारी भारत सरकार की योजना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसके लिए कितना बड़ा ये द्वार खुल रहा है कि जब हजारों लाखों लोग इस एयरपोर्ट पर आएंगे, जाएंगे,
तो कितनी बड़ी इकोनॉमी, जीडीपी का कितना डेवलपमेंट होगा, जीडीपी कितना बढ़ेगी। इस बात को तो वर्ल्ड लेवल पर दुबई एयरपोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि 2008 से पहले उनकी जीडीपी क्या थी और 2008 में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने शुरू किया उसके बाद क्या हुई। तो ये तो बहुमुखी वरदान है एक तरह से। और मेट्रो की, रेल की, टैक्सी की, सभी तरह की कनेक्टिविटी बढ़ेगी कि जितने लोग आएंगे जाएंगे उतने ही ज्यादा यातायात के साधन, उतने ही ज्यादा इकोनॉमी डेवलप होगी। तो और कहीं भी जाना, दुनिया के किसी पार्ट में जाना, हमारे यहाँ की एविएशन इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है, कितने विमान हर साल खरीदे जा रहे हैं। तो जेवर एयरपोर्ट के आने के बाद तो बहुत सुविधाएं बढ़ेंगी। और क्योंकि मैं इस एरिया में रहती हूँ तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। जी मैम, इसी बीच एक और जनता का सवाल आ रहा है कि आखिर गवर्नमेंट से कहां पर फॉल्ट है कि हम लोग वैक्सीनेशन में सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। गवर्नमेंट से कहां पर फॉल्ट है? फॉल्ट तो मुझे समझ में नहीं आता, या कि मैं फॉल्ट बोलने के बजाय ये जरूर बोलूंगी कि देखिए, आप एक अच्छी चीज लेकर सामने आते हैं और आपको मालूम है कि देश की सारी जनता कभी भी कहीं भी किसी भी देश में बराबर से समझदार नहीं होती है। उनको समझाना होता है, उनको जागरूक करना होता है। अब अगर देखा जाए तो राजनीतिक लेवल पर अगर ये कहा जाए कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, अभी ना लीजिए, बाद में लीजिएगा, तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण है। और कितने लोगों में फियर या भय पैदा कर दो कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो लोग डर के मारे नहीं लेंगे। कितने लोग हैं जो कहेंगे लोकल हिसाब किताब काम करके ही हम अपना काम चला लेंगे, जबकि कोरोना ऐसा वायरस नहीं है कि जिस पर लोकल चीजों से वो काम चला लें। तो सरकार की ओर से हाँ, एक बात ये है कि फिर वही कि हमारी पॉपुलेशन, हमारा देश इतना बड़ा है कि मतलब विश्व के कितने देशों की पॉपुलेशन आप जोड़ लीजिए और तब इंडिया की एक पॉपुलेशन कि हमने 100 करोड़ की लगा दिया, और कितने देश है जिनकी पॉपुलेशन 5, 7, 10 करोड़ है। तो हम पीछे तो कहीं नहीं है, हम हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला रिकॉर्ड है कि 100 करोड़ डोजेज हमारे यहाँ लग गई और हमने निर्यात भी किया। हमने केवल अपना ही स्वार्थ नहीं देखा, हमने बाकी देशों को भी दिया। तो अच्छा, अब जैसे पूना से ये वैक्सीन बनाने का प्लांट उठा के लंदन चला गया, अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो कारण तो बहुत से हैं, और उन सभी कारणों को अगर देखा जाए तो हम यही कहेंगे कि हमें आशावान रहना चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना बाकी है, जिसके लिए सरकार और जनता, और इनफैक्ट सरकार और जनता के साथ जितने पॉलिटिकल माइंडसेट्स हैं, सबको ये सोचना चाहिए कि जो सार्वजनिक हित की चीजें हैं उनमें टांग ना अड़ाई जाए, उन पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनमें किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात ना हो। संजय जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, अभी जैसा कि कुमुद जी ने बोला कि सार्वजनिक हित के मुद्दे पर टांग अड़ाने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं भी पूरे तौर पे मैं सहमत हूँ। मैं भी एक सामाजिक संगठन चलाता हूँ पूरे भारतवर्ष में जी। इस वैश्विक बीमारी का भी राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया जी, और दुर्भाग्य ये रहा कि सत्तारूढ़ दल के ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों ने ही किया। उदाहरण के तौर पे हम अपने गृह जनपद गोरखपुर में आते हैं। हम लोगों ने एक फैसला लिया कि जो लोग कोरोना से प्रभावित हैं उनके घरों पे जिनके पास अनाज और भोजन पानी की सुविधा लगभग समाप्त हो चुकी है, कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके घर पे भोजन की सुविधा मुहैया कराएंगे। लेकिन एक प्रशासनिक आदेश, सरकारी आदेश जारी होता है कि आप भोजन की सुविधा तभी मुहैया कराएंगे जबकि आपको स्थानीय थाने से, स्थानीय प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगा, और उसके साथ भी कंडीशनल अप्रूवल कि आपको फोटो नहीं खींचना है और आपको जन सामान्य को जो भी भोजन इत्यादि का वितरण करना है वो प्रशासन के ही कर्मचारी वितरित करेंगे। ये कहीं न कहीं बीमारी के पीछे भी राजनीतिकरण की भावना उनके मन में मौजूद थी।
और मेरा सीधा सा सवाल है, चूंकि मैं सामाजिक संगठन चलाता हूँ, राजनीतिक नहीं, तो मेरा सीधा सा मानना है कि कभी भी बीमारी और मौत के पीछे राजनीति किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। निधि जी, आपका कुछ, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, तो मुझे एक चीज पूछना था कि ये जेवर विधानसभा के हमारे जो माननीय विधायक जी हैं धीरेन्द्र सिंह जी, इन्होंने कोरोना काल में निजी चिकित्सालय के बिल वाउचर के ऑडिट कराने की मांग की थी। तो आपका क्या मानना है, इसका आम जनता जो कोरोना से प्रभावित लोग हैं उनके परिजनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, मैं इस बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स ना होने के कारण जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, जो सामान्य समझ है, उससे मैं ये कहती हूँ कि इसके पीछे कारण तो ये है कि कोरोना काल में कुछ अस्पतालों ने बहुत दोहन किया मरीजों का। ऐसे ऐसे मतलब 16 लाख 20 लाख के बिल बनकर जब आए होंगे और लोगों की डेड बॉडीज उनको हैंड ओवर नहीं की जा रही कि जब तक इतना बिल नहीं दोगे आपको अपने परिजन की बॉडी भी नहीं दी जाएगी। तो ये तो बड़ी दुखद सिचुएशन हो गई। हम सब इस ओर से इस बात से अवगत हैं और सभी ने इस दुख को महसूस किया, जिसके कारण उन बिल्स का, प्राइवेट बिल्स का, कि भाई आपने किस चीज पर कितना खर्चा लिया होगा, किस पर कितना खर्च हुआ होगा, इनके ऑडिट की जानकारी ऑडिट के लिए दिया गया होगा। अब इसका आने वाले प्रभाव, देखिए इरादा तो अच्छा ही है, इरादा अच्छा ये है कि कहीं ना कहीं कोई चेक लगाना जरूरी है। मनमाने ढंग से परिस्थिति का गलत फायदा उठाएं लोग, ये ठीक नहीं है। जो कि हो जाता है, शायद कहीं ना कहीं धन कमाने की इच्छा इतनी ज्यादा हो गई है लोगों में कि उस पर कोई सीमा नहीं रह गई है। तो एक फायदा अच्छा ये होगा कि भाई कहीं ना कहीं बिल्स में कंट्रोल रहेगा। और दूसरी तरफ ये है, एक फियर मैं अपना एक्सप्रेस कर रही हूँ आपके चैनल पर, कि इस पर भी प्रशासन को नजर रखनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट अस्पताल कह दे कि अगर हम इतना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो हमारे यहाँ बेड नहीं है, हमारे यहाँ पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है, दरवाजे बंद हो जाएं और फिर पेशेंट्स घूमे कि हम किस जगह जाएं, कहाँ ना जाएं। तो ये दो चीजें जो मैं समझ पा रही हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी इसके बारे में अभी मुझे कुछ विस्तृत जानकारी है नहीं, तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पे यहाँ पे एक बड़ा सवाल एक और आ रहा है जी। कि जेवर के जो वर्तमान विधायक जी ने अपनी बात कही, जो कि निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों और गरीबों को राहत देने वाली थी, कि कोरोना पीरियड में बीमारों के साथ में उनके परिजनों से तय मानक से अधिक की धनराशि वसूली की गई। एक एक ऑक्सीजन लगभग मेरे संज्ञान में आया था उस समय कि 50-50 हजार रुपए में बिका, और इंजेक्शंस भी लगभग 40 से लेकर के 50 हजार रुपए तक बिके। प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और उन्हीं के दल के किसी विधायक ने क्षेत्र विशेष के लिए अगर कोई समस्या उठाई, कोई आवाज उठाया, तो इस आवाज को तो उन्हें पूरे देश की आवाज में बदलना चाहिए था। यानी कि गौतम बुद्ध नगर के किसी विधायक ने अगर कोई जनता के हित की बात कही कि निजी चिकित्सालयों के बिल वाउचर की ऑडिट होनी चाहिए, उनका जांच होना चाहिए कि ये मेडिकल बोर्ड के तय मानक के अनुरूप इन्होंने पैसे लिए हैं अथवा नहीं, तो ये तो जनहित की बात थी। इसका तो मेरे समझ से पूरे देश में जांच एक कराना चाहिए था जी। लेकिन इस मुद्दे पर वर्तमान जो हमारे राजनीतिक दल के जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वो लोग शांत क्यों बैठे हैं? जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी बड़ी ये प्राकृतिक आपदा आई, जो कोरोना की पहली लहर थी, वो तो इंडिया को छू के निकल गई और हमारे यहाँ डेथ रेट बहुत कम रहा, ना के बराबर रहा। और उसके पीछे बहुत बड़ी बात ये थी कि जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंडिया में लगाया गया, उसके फायदे तो हमें मिले। और हम सब एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नागरिक होने के तौर पर हम ये जानते हैं कि सरकार को
कितना उन्हीं बातों पर घेरा गया, समस्याएं भी आई, सब कुछ हुआ। अब दूसरी लहर जब आई तो नुकसान बहुत हुआ, लोगों बहुत डेथ रेट बहुत ज्यादा हुई और हॉस्पिटल्स ने जम के कमाई करी। ये बात सोचने की जरूर है कि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कितने बड़े चेक की जरूरत है। कहीं ना कहीं पब्लिक में भी इस बात की जागृति आनी चाहिए कि कितने लोग या कितने लेवल पर कितनी कमाई वो करना चाहते हैं, चाहे वो वार्ड बॉयज रहे हो, चाहे वो एम्बुलेंस के ड्राइवर्स रहे हो, सबने जी भर के कमाया। अब सरकार कहाँ कहाँ और कितने पहरेदार बिठाए। मैं अपनी तरफ से बात, अपने विचार बोल रही हूँ कि अगर एक काम मुझे दिया गया है तो कुछ तो ईमानदारी मुझसे भी एक्सपेक्ट की जाती है कि मैं भी एक नागरिक के तौर पर जिम्मेदार बन के और ये सोचूं कि भाई ये जो लोग जो बीमार हैं ये हमारे सगे भाई बहन हो या ना हो, लेकिन ये है तो हमारे भाई बहन, हम इनको इतना ना लूटें। सरकार की ओर से बहुत, हाँ जी बताइए। तो क्या सरकार को जो अब उसका एक सरकारी तंत्र है, यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन पर पकड़ रखने में इस कोरोना काल में उनको असफल माना जाए? असफल तो कहना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी वैश्विक बीमारी को झेल कर बाहर आ गए हैं और देश फिर प्रगति के पथ पर है। जो नुकसान हुआ वो कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो जो सो कॉल्ड वेरी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बहुत विकसित देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ब्रिटेन हो, उनके देखते हमारी स्थिति आंकड़ों के तौर पर परसेंटेज वाइज अगर देखी जाए तो हम सच में बहुत सक्सेसफुली बाहर आए हैं। और इसके लिए अगर श्रेय देना है तो सच में शीर्ष नेतृत्व को तो शीर्ष देना ही पड़ेगा। और पब्लिक ने अपना काम किया है तो फेल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन गुंजाइश इस बात की जरूर है कि जैसे अभी निधि जी कह रही थी कि हमारे पास नियम कानून सब कुछ होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन के समय सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है जी। और उसी चैलेंज में शायद आधी शक्ति और आधा समय हमारा चला जाता है। अब चाहे वो किसान कानून हो, चाहे वो सीए हो, चाहे हर चीज पर आपको विरोध के लिए तैयार रहना है। प्रशासन के आधे तंत्र को, आधी शक्ति को केवल और केवल विरोधियों को संभालने में लगना है। और देश हमारा छोटा तो है नहीं, हमारे यहाँ अगर 10% लोग भी विरोधी निकले तो हम तो निकल आए कितने करोड़, 12-14 करोड़ निकल आए। समस्या वहां आती है इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे अभी आपने संजय जी ने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं, अब ये ऐसा तो नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व वालों ने आके वहां रोका कि आप इन्हें खाना ना देने दीजिए, क्योंकि मैं गौतम बुद्ध नगर की बात अगर शेयर करूं, इस बात को निधि जी भी जानती हैं कि यहाँ तो खाना खूब बना भी है और बटा भी है। और ये जो महिला मोर्चा है, हमारी पहले वाली अध्यक्षा जो थी वो, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो पहले दौर में यही था कि भाई सीनियर सिटीजन बाहर ना निकले, जितने कम लोग बाहर निकले, जितने कम पेशेंट हो, कम इन्फेक्टेड लोग हो तो उतना अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ महिला मोर्चा ने राशन किट बनवाई और उस किट में फिक्स कर दिया गया कि 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, चीनी, तेल करके, और जो कंट्रीब्यूट कर सकते, कोई जबरदस्ती नहीं है, जो कर सकते हैं। तो अगर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ तो 1, 2, 3 किट बनवा के तो दे ही सकती हूँ। वो आके हमारे यहाँ से ले भी गई, कच्चा राशन भी बटा और पका खाना भी। गौतम बुद्ध नगर में जगह जगह, कई जगह लोगों ने कैंप लगाए हैं, हम लोग इस बात के गवाह हैं कि यहाँ तो खाना बटा है, बना हुआ खाना। मैम, जनता का एक सवाल फिर आ रहा है कि हाल में फैल रहे कोरोना के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या वो दूसरे टाइप का है? देखिए, दूसरे टाइप का तो है ही, क्योंकि ये बात तो सारे चैनल्स बोल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कि इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट अभी, इसका मृत्यु दर इतना ज्यादा नहीं है, इतने ज्यादा आंकड़े नहीं आए हैं कि बहुत से लोगों की डेथ हो गई हो। जैसे परसों के न्यूज चैनल में था कि साउथ अफ्रीका में एक दिन में 2000 इन्फेक्टेड पेशेंट्स तो आए, लेकिन डेथ उस समय तक किसी की नहीं बताई गई थी। लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और इन्फेक्शन के साथ में समस्या खड़ी हो जाती है
कि भाई हॉस्पिटल्स में अगर बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कितने पेशेंट पर कितने नर्सेज अवेलेबल हैं, वही समस्या सबसे बड़ी हो जाती है। और कहीं ना कहीं फियर इतना ज्यादा, भय इतना ज्यादा हो चुका है इस बीमारी का कि पब्लिक के अंदर थोड़ी सी ये शक्ति भी लानी है कि भाई प्रिकॉशन रखें। अब 1.25 साल की ट्रेनिंग के बाद जब मुझे मालूम है कि बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है तो फिर नहीं निकलना है। मैम जनता का एक सवाल और आ रहा है कि 100 करोड़ की वैक्सीनेशन हो चुकी है जी, ऐसा सरकार का दावा बताया जा रहा है। 100 करोड़ का दोनों वैक्सीनेशन लग चुकी है, शायद नहीं, ये आखिर कहना सिर्फ ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है? देखिए प्रोपेगेंडा कैसे होगा, क्योंकि हर चीज आजकल कंप्यूटराइज्ड है और हर चीज डेटा मेंटेन्ड है। 100 करोड़ डोज लगी हैं, इस 100 करोड़ डोज में डेफिनेटली कुछ लोगों को केवल सिंगल डोज लगी है और कुछ लोगों को डबल डोजेस लग चुकी हैं। तो प्रोपेगेंडा तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल नहीं है। और पर डे के हिसाब से जितना लगाया गया है, जिस तरह से हॉस्पिटल्स में भीड़ हुई है, मैं अपने कॉमन सेंस से ही ये कहूंगी, क्योंकि डेटा कलेक्शन का मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन विश्वास मुझे जरूर इस बात का है कि जितनी भीड़ हर वैक्सीनेशन सेंटर पर हुई है और हर शहर में हुई है और जितनी सप्लाई ऑफिशियली आई है वो कंज्यूम भी तो हुई है। तो इसमें हमें शक क्यों हो रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ? और ये शक केवल हम सरकार पर तो नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का शक किया जा रहा है तो अपने डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, अपनी पूरी व्यवस्था पर हम शक कर रहे हैं। तो अगर हम शक ही करेंगे तो सामने वाले की कार्य क्षमता पर असर पड़ेगा। मैम विगत वर्ष में 24 घंटे में 7 लोगों ने आत्महत्या किया था। इसका मुख्य कारण मानसिक अवसाद था या इस सामाजिक समस्या का कैसे निपटारा किया जाए? मानसिक अवसाद के चलते मानसिक अवसाद है और ये मानसिक अवसाद अपने आप में एक सामाजिक समस्या बनता जा रहा है जी। मतलब जैसे डिप्रेशन, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बचपन में तो हमने डिप्रेशन वर्ड ही नहीं सुना था। खाते थे, पीते थे, घूमते थे, गलती करते थे, थप्पड़ खाते थे माँ बाप के। ये असली बात है, माँ बाप के क्यों, टीचर के भी खाते थे स्कूल में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिजिकल पनिशमेंट का अप्रूवल किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि ओवर सेंसिटिविटी हो रही है। एक बात, इस ओवर सेंसिटिविटी के पीछे सामाजिक कारण जो ये है कि हर आदमी अपने आप में बिजी है। माँ बाप अगर अपने आप में बिजी हैं और बच्चों के साथ समय नहीं है, तो जो उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग का टाइम होता है, जो उनके व्यक्तित्व के विकास का समय होता है, उनकी बातों के सुनने का समय होता है। बच्चे छोटे हैं तो उनकी बात छोटी है, लेकिन उनकी बात छोटी नहीं है, उनकी बात उनकी उम्र के लिए तो बड़ी ही है। तो उनकी 5 साल के बच्चे के लिए उसकी बात बड़ी है, 15 साल के बच्चे के लिए उसकी बात बड़ी है। तो अब ये सामाजिक समस्या हल होगा सामाजिक जागृति या समझने के साथ साथ, कि खाली इसको ऐसे ही छोड़ देना कि ये बीमारी बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। संभालने के लिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। और मुझे नहीं मालूम या कि मालूम भी है कि इसमें सबसे बड़ा रोल पहले एज ए पेरेंट तो मैं अपना ही लूंगी। शुरू के 5 साल तो बच्चा एब्सोल्युटली पेरेंट्स के साथ रहता है। 5 साल से 10 साल की उम्र में उसका समय कुछ बट जाता है स्कूल में, लेकिन उस समय भी बच्चा अपनी हर बात माँ बाप से कहना चाहता है। अब ये मल्टीपल रीजंस हैं, कहीं गरीबी है, माँ बाप कमाएंगे नहीं तो खिलाएंगे क्या, कहीं आगे बढ़ने की होड़ है कि भाई करेंगे नहीं तो करेंगे क्या, कॉर्पोरेट कल्चर है कि वर्क टाइमिंग्स की कोई लिमिट ही नहीं है, और संपन्न होने की एक इच्छा जो है वो कॉमन है। तो ये जो मल्टीपल रीजंस है, उसके साथ साथ फिर समाज में भी बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। भाई जगह जगह ड्रग्स अवेलेबल हैं, हमारे दोस्त के पास ये है, हमारे पास ये नहीं है। सुविधाओं और संपन्नताओं के जो साधन हो गए हैं इतने ज्यादा हो गए, जबकि अफोर्डेबिलिटी तो किसी युग में सबके लिए नहीं थी। कोई युग ऐसा संसार में नहीं था जब हर आदमी अमीर रहा और हर आदमी बराबर सुविधा ले रहा हो, लेकिन आज ये अवसाद का कारण बन गया है। तो अवसाद कारण, इसके पीछे क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है? क्योंकि जो कुछ भी हम लेते हैं समाज से भी जो लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं,
वो कहीं ना कहीं उसके रूट कॉज में हमारी जो एजुकेशन होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कल्चर का पार्ट होता है। कल्चर के थ्रू ही हम हर चीज को हैंडल कर सकते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी जो बेसिक संस्कृति है उससे दुराव करके हम उस शिक्षा को दे रहे हैं, जिससे बच्चा न तो लाइफ स्किल सही तरीके से सीख रहा है, न तो उसको ये समझ में आ रहा है कि हम लाइफ में हमको चाहिए क्या। बस वो भोगवाद की तरफ भाग रहा है और कुछ नहीं। और ये अवसाद का प्रमुख कारण है। 100% मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एजुकेशन इज बिकमिंग मोर लाइक इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन ये दो शब्द अलग अलग हैं, और जो मजबूत शिक्षा प्रणाली है हम उससे काफी दूर हो चुके हैं। जैसे अभी नैतिक मूल्यों की बातें अब ज्यादा होती हैं, नैतिक मूल्यों की प्रैक्टिस होते हम कम देखते हैं। बच्चे ये तो देखते हैं कि सदा सत्य, मतलब किताबों में पढ़ो सदा सत्य बोलो, लेकिन आसपास घूम के देखो तो कितने सत्य बोलने वाले मिलेंगे, ये तो 5-7 साल का बच्चा भी देख लेता है। तो हम अपनी शिक्षा प्रणाली में मजबूती की आवश्यकता हर तरह से है। शिक्षा केवल इंफॉर्मेशन या कि स्कोर करने का एक रास्ता नहीं होना चाहिए, केवल भोगवाद का एक रास्ता नहीं होना चाहिए। शिक्षा मानसिक शक्ति का बहुत बड़ा सोर्स और आधार है। और अगर शिक्षा पाने के बाद आदमी में ये शक्ति ना आई कि भाई जीवन है, उतार चढ़ाव है, आएंगे तो जरूर, सबके जीवन में आएंगे, किसी के जीवन में पहले आएंगे, किसी के जीवन में बाद में आएंगे, और हमें उनके लिए तैयार रहना है, उनके आगे गिर नहीं जाना है, उनके आगे सरेंडर नहीं कर देना है। तो ये तो शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता में सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल मैम, सूत्रों से पता चला है कि कई जगह नाले का गंदा पानी सड़क से बहता है। ऐसे में नागरिकों और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? बहुत जबरदस्त जिम्मेदारी बनती है। इस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जैसे फिर वही कि मेन शहरों की नालियां और उनकी सफाई का स्टेटस तो अलग है, लेवल अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा शहर से बाहर जाइए, बिल्कुल सटे हुए गांव जो या कि जो बिल्कुल शहर का ही एक हिस्सा है, वहां की गंदगी देख के ये जरूर लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। खुले हुए नाले, तो प्रशासन को उनको बंद करने की या कि उनकी सफाई की चिंता नहीं है। और पब्लिक की भी बात ये है कि नाला खुला है तो उसमें थोड़ी गंदगी तो और है, थोड़ी हम भी डाल देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो एटीट्यूड है ये ठीक नहीं है। कहीं एक कागज पड़ा है उसको हम उठा के फेंक दे सही जगह पर, ये करने के बजाय हम उसमें एक कागज और ऐड कर दें, उसमें एक पत्तल और ऐड कर दें। तो प्रशासन और पब्लिक दोनों को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े देश की सफाई और इतनी बड़ी जनता का आगे बढ़ने का काम सबको तो मिलकर करना होगा, दायित्व तो बांटना पड़ेगा। मैम, पिछले कई वर्षों से जिला न्यायालय में नई अधिवक्ता के बैठने के लिए चैम्बर की व्यवस्था नहीं है। इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नए अधिवक्ता के बैठने के लिए भाई ये तो समस्या तो है, और ये काफी बड़ी समस्या है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनको इस मतलब अगर बैठने की ही जगह नहीं है तो हम उनसे किस तरह के क्वालिटी वर्क की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं। चाहे हम में से कोई भी हो, एक बेसिक आवश्यकता यह है कि उनके बैठने की व्यवस्था हो। तो इस बारे में तो प्रशासन को और कोर्ट्स को काम तो करना ही होगा, बिल्कुल चाहिए। कुछ इसके विपरीत तो सोचे नहीं जा सकता। निधि जी, आपके कोई सवाल है? एक पूछना है कुमुद जी, ये अपने गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक बहुमंजिला इमारतें जो होती हैं, प्रायः देखा गया है कि जो वहाँ फायर या सेफ्टी के जो उपकरण हैं वो ज्यादातर समय खराब पड़े हुए। तो इस समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या संभावित उपाय हो सकते हैं, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जरूर, सही कह, मतलब ये समस्या अपने आप में बड़ी है कि बहुमंजिला इमारतों में रहना अपने आप में बड़ी सुविधा है, पब्लिक को अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन इनके जो उपकरण खराब हैं, इनके जो दो मेन कारण मैं तुरंत आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। नंबर एक तो ये है कि बिल्डर्स बाय हुक और क्रुक एनओसी लेके अपने आप को फ्री कर देते हैं, आगे कुछ हो या ना हो। बिल्कुल। तो फिर उसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार और थोड़ा सा लोभ लालच आ जाता है कि एनओसी मिला कैसे, दिया कैसे गया। जब तक उपकरण पूरे ना हो, जब तक वो अपनी जगह पर ना हो, तो इनिशियली तो बिल्डिंग को एनओसी मिलना नहीं चाहिए।
और उसके बाद जब एओए फॉर्मेशन आ जाता है, जब सोसाइटी की अपनी आरडब्ल्यूए बन जाती है, तो फिर उन उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी तो मेंटेनेंस अमाउंट से होती है, तो अगली जिम्मेदारी उन आरडब्ल्यूएस की है। हाँ, थोड़ी सी जिम्मेदारी फिर वही कि एक क्रॉस चेक और एक कवर अप ये है कि आम जनता को भी कहीं पीछे लगना पड़ेगा कि ये हुआ तो कैसे हुआ। अक्सर लोग सोचते हैं कि कौन पड़े इस झंझट में। ज्यादातर ये भी देखा जाता है कि शांति के नाम पर हम सोचते हैं छोड़ो हमारा काम नहीं है, जिसका काम है वो करे, ना करे तो ना करे। लेकिन जागरूकता के बिना ये काम होगा नहीं। इससे पहले कि कोई एक्सीडेंट हो, इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो, लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना है, प्रशासन को भी होना है। और जब एक बार बिल्डिंग्स बन जाएं तो मुझे ऐसा लगता है, आपसे बात करते करते ही मेरे मन में ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को साल में एक बार तो जवाबदेही तय करनी चाहिए लोगों के साथ कि यहाँ पर ये उपकरण सारे इन प्लेस हैं कि नहीं। सम काइंड ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण। जी संजय जी कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में हम लोगों ने एक अपनी तरफ से प्रयोग किया था। बहुत बड़ी कॉलोनी है, लगभग 56,000 की, राप्ती नगर कॉलोनी गोरखपुर की। हम लोगों ने कहा कि हर चीज प्रशासन के भरोसे ही छोड़ना उचित नहीं है। बिल्कुल। ऐसे में नागरिकों की एक समिति बनाई जाए, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं उनको उस समिति में रखा जाए, जो कि वहाँ की समस्याओं के बारे में देखेंगे, सुनेंगे। समिति की बैठक में एक अनौपचारिक चर्चा भी करेंगे और समिति के लेटर हेड पे हम लोग एक पत्रक भी लिखेंगे संबंधित महापौर को, संबंधित विधायक को। अगर इसके बाद भी नहीं कार्रवाई होती है, जनप्रतिनिधियों को किसी सम्मेलन के बहाने, किसी कार्यक्रम के बहाने बुलाएंगे और उनको उस जीर्ण शीर्ण अवस्था पड़े पार्क में सेफ्टी के उपकरण नहीं है वहां पे ले जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने स्वयं के भी संकल्प से, माध्यम से, जो लोग एक आयु सीमा को पार कर चुके हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी बांटते हुए प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं और समस्या का निदान का एक रास्ते में एक अच्छी पहल भी कर सकते हैं। ये मेरा अपना सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आपके जनपद के जिलाधिकारी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है जी। आपके क्षेत्र में खेल के विकास के लिए अभी तक जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त है अथवा सुधार की गुंजाइश है? नहीं, काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम लोग गए थे उनका स्वागत करने के लिए भी, सुहास जी का, एलवाई सुहास जी का। बड़ी उपलब्धि है और क्योंकि हमारे जनपद के वो अधिकारी हैं तो डेफिनेटली खेल के लिए तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन हुआ खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए कि कितना आगे बढ़ा जा सकता है। और स्टेडियम्स वगैरह हैं, शायद कुछ और बनने की आवश्यकता तो है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जैसे जैसे खिलाड़ी बढ़ते हैं, दूसरी बात है कि सुविधा ज्यादा होने से लोग और ज्यादा जुड़ेंगे, ये भी बात सही है। तो मैम, आखिरी सवाल जनता का आया है कि आने वाले समय में हम कौन कौन सी सुविधाएं ले सकते हैं जो कि अभी हम बरत रहे हैं, इसके अलावा कौन कौन सी सुविधाएं हम लें कि हमारा जो कोरोना काल आने वाला है इसमें हम बचाव कर सके। ये कुमुद जिससे मार्गदर्शन हम चाहते हैं। सुविधाएं मतलब सतर्कताएं। हाँ, सतर्कता। तो डेफिनेटली सतर्कता के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जब पहली बार कोरोना आया था तब मुझे कुछ भी कोरोना के बारे में नहीं पता था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहीं बाहर होटल में जाते थे तो शीशी सैनिटाइजर की निकालते थे, वरना तो सैनिटाइजर यूज नहीं होता था। लेकिन अब हर चीज का सैनिटाइजेशन, मास्क, 2 गज की जरूरी, 2 गज की दूरी और कम से कम लोगों के संपर्क में आना, ज्यादा भीड़ भाड़ की जगहों पर नहीं जाना और नियमित सफाई रखना जरूरी है। XYZ किसी की भी, जैसे सोसाइटीज में प्रतिबंध लग जाता है कि अब कौन कौन लोग अंदर आ पाएंगे, कौन अंदर नहीं आ पाएंगे। आने से पहले उनका मास्क चेक किया जाएगा। अगर मास्क नहीं है, हैंड ग्लव्स नहीं है तो उन्हें एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा।
और बीच में ये भी सावधानी रखी गई थी कि जैसे जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, तो बजाय इसके कि वो लिफ्ट इस्तेमाल करे, वो सारा सामान नीचे गार्ड के पास रख गए और लेने जाए। हालांकि वो ज्यादा दिन अप्रूव नहीं किया गया, फिर ये हुआ कि हर आदमी अपने घर से निकलेगा, इससे अच्छा है कि एक ही बंदा आए। लेकिन कोई भी सामान बाहर से जब आए, जब हम किसी के हाथ से पैकेट रिसीव करते हैं, तो फिर अपने हाथ को धो लेना जरूरी है, उस पैकेट को सैनिटाइज कर लेना जरूरी है। ये सामान्य सतर्कताएं आदमी को काम आएंगी, सहयोग देंगी, अच्छा उसके लिए अच्छी व्यवस्था रखेंगी। बजाय इसके कि बीमार पड़े और फिर दौड़े और फिर सोचे कि कहाँ हॉस्पिटल कहाँ बेड है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि बीमार पड़े, तो फिर वही कि मास्क और 2 गज की जरूरी, और पब्लिक प्लेसेस से डिस्टेंस कम से कम, ज्यादा भीड़ भाड़ फंक्शन वंक्शन इस कल्चर से थोड़ा बाहर ही आ जाना ठीक है। अब तो बहुत समय हुआ, बजाय इसके कि 25 लोगों की, अभी पीछे तो इतना स्ट्रिक्टनेस था कि अगर किसी का अंतिम संस्कार है तो टोटल कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम समय से पहले ही अपने आप को संभाल लें, प्रशासन की ओर से सख्ती आए उससे पहले जनता जागरूक हो जाए, और मास्क और सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी और सार्वजनिक स्थानों पर ना जाना, कम से कम जाना, ये अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ जैसा कुमुद श्रीवास्तव जी गौतम बुद्ध नगर से जुड़ी थी, और हमारे दर्शकों को भी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कोरोना के बारे में और जो भी कुछ वहाँ के व्यक्तिगत चीजों के बारे में। कुमुद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से समय निकाल के जुड़े। धन्यवाद, हमारा सौभाग्य आपसे जुड़ने का, आपके चैनल से जुड़ने का। धन्यवाद। इसी के साथ साथ हमारे निधि मैम जी को, वहाँ की जो गौतम बुद्ध नगर की हमारी ब्यूरो चीफ है, इनको भी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे स्टेट हेड संजय जी को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप हमारे साथ टाइम निकाल के जुड़े, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जो है आज जो है कुमुद श्रीवास्तव जी थी नोएडा से, और इनको हमने आज परिचर्चा किया। जनता के बहुत सारे सवाल थे, वो भी हमने कुमुद जी से पूछा और कुमुद जी ने उसका बहुत ही अच्छे से जनता को जवाब दिया। इसके लिए हम कुमुद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आपसे हम फिर वादा करते हैं कि कल 6:30 बजे कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।